जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी साथियों और तमाम मित्रगण जो इस समय हमारे साथ @escape point यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज के क्लास में हम लोग जो घटना चक्र है इसे हम लोग देख रहे हैं। समान अध्ययन जो घटना चक्र है जिसमें पूर्वावलोकन में पहले जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको करने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे साथियों एक बार जल्दी से है जो इसे शेयर कर देंगे और हम लोग है जो देखेंगे भारत और विश्व में देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं यानी भूगोल को देख रहे हैं। तो घटना चक्र यह है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है क्लास यह सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे 8, 9, 10 जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह क्लास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह जो पूर्वावलोकन है यानी कि जो घटना चक्र है यह सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आप लोगों को एक बृहत नॉलेज प्रदान करता है। तो आप सभी प्यारे भाई बंधु जितने भी हमारे मित्रगण इस समय जुड़े हुए हैं वह जल्दी से एक बार है जो इस इस क्लास को है जो शेयर कर देंगे ताकि और भी हमारे प्यारे भाई बंधु इस क्लास के साथ में जुड़ सकें। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के जो दूरस्थ बिंदु है उसे, भारत के सीमावर्ती देश, और हम लोग देखेंगे क्या तो भारत के जो भौतिक विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का दूरस्थ बिंदु। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और यह घटना चक्र ज्योग्राफी का है जो स्पेशल इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें सारे के सारे क्लास को ऐड किया जाता है और यह क्लास है जो आपको अपने निर्धारित समय पर प्रतिदिन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत का आज है जो हम लोग को देखना है, भारत का जो दूरस्थ बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो समदूरस्थ बिंदु है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसका जो शॉर्ट नोट है उससे देख लीजिए। तो कहता है 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ये कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है, यह आप लोग जानते हैं, ठीक है। और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो गुजरात है, सबसे उत्तरी राज्य है जो हिमाचल प्रदेश हो गया। इससे पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर था उत्तरी में, ठीक है। एवं दक्षिणी राज्य है जो तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में जो सर्वाधिक है जो उत्तरी भाग में लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत का जो सुदूर जो उत्तरी बिंदु है जो केंद्र शासित राज्य में है यह लद्दाख है और सबसे दक्षिणी भाग में कौन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। तो सुदूरस्थ बिंदु हैं इसको आप लोग को याद रखना है और कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम लोग इसी में अभी चर्चा करेंगे। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। तो सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है तो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस सवाल से इतनी जानकारी आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको कहते हैं नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, यह है जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट है जो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यह इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका नाम है इंदिरा कॉल, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो
आप लोग याद रखेंगे, मैप के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है या गोहार मोती है जो गुजरात में स्थित है। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गोहार मोती है जो गुजरात में स्थित है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की बात करें, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, तो यह किबीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो यह है जो भारत के है जो सुदूरस्थ बिंदु हैं जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी को ही केप केमोरिन भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, इसे केप कन्याकुमारी। तो ये पूछेगा कि बता कन्याकुमारी किसका किसका मिलन स्थल है? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन स्थल है जो कन्याकुमारी कहलाता है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। अब इस पर आधारित जो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इसको देख लीजिए। हालांकि इसका आंसर भी है जो आप लोगों को साथ में ही यहाँ दिया गया है, तो ठीक है, तो इसका आंसर भी है जो आप लोगों को साथ में ही दे दिया गया है। चलिए देखिए, तो कह रहा है यहाँ क्या कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या? यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2002 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 में भी पूछा गया था। तो इसी तरह से यहाँ सवाल आते हैं। तो भारत के जो सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यह आप लोग याद रखेंगे। मुख्य भूमि में केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और यह सवाल यूपी पीसीएस प्री 1990 का सवाल है, उसके बाद नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत से सवाल एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं। तो यह है जो बड़ा निकोबार में स्थित है, दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो इसी तरह के आप लोगों को है जो सवाल यहाँ पर है जो देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं भारत का जो सीमावर्ती देश है, क्या देखेंगे? तो जो भारत का जो सीमावर्ती देश है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पश्चिम में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में है चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। अगर बात करें पूर्व में तो म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, और है मालदीव है जो दक्षिण में है, और श्रीलंका है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देश की संख्या है कितना? 9 पड़ोसी देश की संख्या है जिसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत की बात करें तो देश की जो सीमाएं हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, जो सीमा हम लोग बनाते हैं, ये प्राकृतिक निर्मित भी है और क्या है? तो मानव निर्मित भी सीमा बनाया गया है, ठीक है। यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है यह उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित भी है, ठीक है। पश्चिम में है जो भारत की सीमा है पाकिस्तान के साथ जो लगता है, और पूर्व में बांग्लादेश के साथ एक क्या है? तो मानव निर्मित और कृत्रिम दोनों ही है, यह आप लोग याद रखेंगे। जबकि अन्य देश जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और जो म्यांमार है, इन सभी के साथ है जो भारत की सीमाएं हैं प्राकृतिक रूप से लगती है। किस रूप से लगती है? तो प्राकृतिक रूप से जुड़ाव रखती है। भारत की भू सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की कुल भू सीमा की जो लंबाई है कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर है। और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा की कुल लंबाई है जो 7516.6 किलोमीटर है। और पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई है जो इसको तालिका के अनुसार आप लोग देख सकते हैं किस देश के साथ है जो भारत कितना है जो क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ है जो भारत है जो अपना बॉर्डर शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करता है, ठीक है। और कुल है जो बांग्लादेश के साथ है जो भारत कितना किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, बॉर्डर बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर बनाता है। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ है जो भारत 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
और जो भारतीय राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी चाइना के साथ भी है जो भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ है जो भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इससे जो लगने वाला राज्य है वह है एक केंद्र शासित राज्य है 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ है, यानी कि है जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान। नेपाल के साथ भारत का जो बॉर्डर शेयर है यह है 1751 किलोमीटर का, और है नेपाल है जो 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इन सभी राज्यों के साथ है जो नेपाल है जो अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगर बात करें कि म्यांमार के साथ भारत कितना किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, तो 1643 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करता है। और जो म्यांमार के साथ जो लगने वाले हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे देश के जो राज्य हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। भूटान के साथ है जो कितने किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ है जो भारत कितना सीमा साझा करता है, तो 106 किलोमीटर की, और इससे मात्र एक लगा जो केंद्र शासित प्रदेश है यह लद्दाख है। तो इस तरह से है जो कुल 15,106.7 किलोमीटर बॉर्डर है जो सीमा साझा करता है अपना देश भारत सभी देशों के साथ में, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। लद्दाख है जो किस किस से घिरा है, तो यह घिरा है पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, और अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता है, और चाइना के साथ में भी यह क्या करता है, तो सीमा साझा करता है। यह आप लोग याद रख लेंगे। तो चले आगे हम लोग देखते हैं। अगर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की बात करें, तो भारत के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनता है वह बनता है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा है जो अफगानिस्तान के साथ बनता है 106 किलोमीटर का। कितना बनता है? 106 किलोमीटर का, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है जो पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार ये चीज़ पूछ लिया गया है। तो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी बात यहाँ लिखा गया है। एक तरफ राज्य है तो देखिए लद्दाख है जो किसकी देश के साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, 3 देश। तो एक सवाल पूछा था कि बताइए निम्न में से कौन सा हमारा यूनियन टेरिटरी है जो 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। फिर पूछा था आप लोगों को यह सवाल कि बताइए पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। उत्तराखंड की बात करेगा तो चीन और नेपाल होगा। सिक्किम कितने देश के साथ, तो 3 देश के साथ, नेपाल, चीन और भूटान के साथ है जो सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है। असम की बात करें तो असम है जो 2 देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, म्यांमार और भूटान। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है जो अपना सीमा साझा करता है। तो यह याद रखेंगे जो भारत के सीमावर्ती देश हैं। आप लोग मैपिंग के माध्यम से भी इसे अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो किस तरह के सवाल आएंगे उसे भी हम लोग देखेंगे। पहले जो शॉर्ट नोट्स हैं इसे हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारण करते हैं, ठीक है। यानी बात करें कि दक्षिण पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में जो हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में जो अरब सागर है, यह भारत की प्राकृतिक सीमाएं का निर्धारण करते हैं। भारत तथा जो पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है यह अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अध्यारोपित सीमा रेखा है जिसको कहते हैं सुपर पोस्ट बाउंड्री
का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। इसका मतलब है कोई बाहर के आदमी आया और सीमा बनाकर चला गया, इसी को कहा जाता है अध्यारोपित सीमा। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ठीक है, इस सीमा को कौन साझा किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड वाले लोग ने इसे बनाकर गया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण है जो सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण है जो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये कई बार सवाल पूछ लिया गया है कि बताओ मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में किया गया। अफगानिस्तान और भारत से है जो डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है, लेकिन अब यह जो डुरंड रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण है डुरंड रेखा का जो 1893 में ब्रिटिश कर्नल मैंटिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया था। ठीक है, कौन किया था? तो मोंटिमर डुरंड के द्वारा किया गया था, यह आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन है, तो वह श्रीलंका है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी जो औसत चौड़ाई है यह 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण है जो ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर था 1775 से 63 में रॉबर्ट पाक, इसके नाम पर किया गया है। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे गाइस, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की जो उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरकान योमा। ठीक है, या नागा पटकाई, नागा है या पटकाई है, यह स्थलीय सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम क्या है? आर्कोनैमा पहाड़ी है, नागा है, पटकई है जो स्थलीय सीमा बनाती है। और यह भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन से नदी सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो इरावदी नदी है जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तीन तरफ त्रिपुरा के क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी लोग के भी तीन और अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से 2216.7 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से है जो 856 किलोमीटर, मिजोरम से बात करें तो 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है और कुल इस तरह से 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कि मिजोरम है, अगर बात कर लें हम लोग यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर, नागालैंड से 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम से 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम के साथ साझा होता है 267 किलोमीटर का और राज्य की जो स्पर्श करती है इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन सीमाओं की बात करें तो इन सीमाएं स्पर्श करती है। अगर बात करें भारत और चीन के मध्य है जो 3488 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख है जो 1597 किलोमीटर का सीमा एकल्ले साझा करता है। हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जबकि सिक्किम 220 किलोमीटर सीमा साझा करता है चाइना के साथ। और अरुणाचल प्रदेश है जो 1126 किलोमीटर है जो सीमा साझा करता है चाइना के साथ। ये सभी है
जो सीमा साझा करते हैं। तो देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है, और यह सवाल है जो कथन और कारण के आधार पर है। कह रहा है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो इसके बारे में है जो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस आदि में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद करके रखेंगे कि किस तरह के सवाल है जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या? तो भारत का जो भौतिक विभाजन है इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो भौतिक विभाजन, तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उसके आधार पर भारत का है जो भौतिक विभाजन किया गया है। तो नोट्स आप लोगों को देखिए, नोट्स इसलिए किया गया है यहाँ पर ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो जाए और थोड़ा सा है जो आपको सहायता मिल जाए। तो चलिए, कह रहा है क्या? पूरा चुंबकत्व, ठीक है, अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टान अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन कराती है। विज्ञान की यह एक शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता होती है। ठीक है, तो पूरा चुंबकत्व क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि पूरा चुंबकत्व क्या है। तो अध्ययन की वह एक शाखा है जो चट्टान अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुण का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन की सहायता करता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन ही भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। यानी जो पृथ्वी है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे किसके माध्यम से करेंगे? तो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है इसको प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। ठीक है, तो वेगनर का जो थ्योरी है, क्या है? जो वेगनर थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा इसने भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया था। ठीक है, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार है जो भारतीय स्थल है, जो महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा, पूछा है यूपीएससी और पीसीएस वाले लोग, खासकर कभी कभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे वगैरह जो भी हैं वो भी पूछ लेते हैं कि बताइए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है किस भाग का हिस्सा था? तो ये भारतीय स्थल है, पिंड है जो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, तो यह भी पूछता है कि बताइए गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश को आप लोग शामिल कीजिएगा? तो अपना देश भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और अंटार्कटिका के क्षेत्र हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है, तो ये हम लोग किसके भाग हैं? तो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। कहता है मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में जब संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया? जब मध्यवर्ती जो मध्यजीवी कल्प आया उसमें संवहनीय धारा के द्वारा है जो गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, और इसी के अनुसार किधर विस्थापित होने लगा? भारतीय जो प्लेट है जो उत्तर दिशा की ओर क्या होगा? तो विस्थापित होने लगी और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप है जो भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से टकराई गई और इस टकराव के कारण है कि इन दोनों प्लेट यानी भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है इसके बीच एक जगह था जिसका नाम है टेथिस सागर के जो अवसाद हैं, जो अवसादी चट्टान है जो बलित होकर हिमालय आज जहाँ खड़ा है वहाँ प्राचीन काल में टेथिस सागर था, उसका निर्माण हुआ। पश्चिम एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखला के रूप में यह विकसित हो गई। ठीक है, तो पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में कौन स्थित हो गया? तो यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट के टकराने से जो टेथिस सागर है वहाँ जो अवसाद है वह हिमालय के रूप में है जो पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हो गया? तो विकसित हो गया। यह आप लोग याद रखेंगे। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है कैसी स्थलाकृति को दर्शाती है? तो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय में क्या है?
तो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा आप लोगों से सवाल कि बताइए पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं। तो हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पताल तोड़ क्या पाया जाता है, तो कुआं पाया जाता है। तो हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुआं भी पाया जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। जहाँ टेथिस सागर है, इसके टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। ठीक है, जहां टेथिस सागर था, जो आज हमारा हिमालय है, यह ऊपर उठ गया। जो प्रायद्वीपीय पठार है यह नीचे धंसने के कारण है, जो भारत में एक द्रोणी बना, बेसिन बना का निर्माण हुआ। और समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। ठीक है, और इस प्रकार है जो जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो कैसे भारत का जो उत्तरी मैदान है विकसित हुआ है, यह आप लोग देख लिए कि जलोढ़ निक्षेप से है जो भारत का जो उत्तरी मैदान है यह क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। अगर बात करें कि भूगर्भीय रूप में जो प्रायद्वीपीय पठार और पृथ्वी की सतह है का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, जो भूगर्भीय रूप में जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भाग है। तो यह सवाल पूछा जाता है कि भारत यानी कि क्या कि बताइए भूगर्भीय रूप से भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाग है वह कौन सा भाग है, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनी है। तो यह भी सवाल पूछा दागा गया कि बताइए जो प्रायद्वीपीय पठार है किस चीज से बना है, तो रूपांतरित और आग्नेय शैलों से बनना है। ठीक है, बाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़े घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शयी है। ठीक है, बहिर्शयी है यानी कि जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार का बाईं ओर है, आउटर लेयर है, यानी कहने का मतलब यह एक समतल भूमि है। जो मेघालय का पठार है क्या है, समतल भूमि है। भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। और किसके द्वारा यह पृथक हो गया, अलग, जो मेघालय का पठार है तो मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया। और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ। अगर पूछे कि भारत के है जो पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ, तो भूमि के उत्थान और निर्गमन से हुआ है, यह आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जो भारत में है, जो भारत का भूमि है, यह बहुत सारी भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया। कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया भारत को, तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप। ठीक है, तो इस तरह से भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। तो यहाँ से सवाल पूछा गया था कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, तो 4। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त भारत का शैल स्तर क्रम उच्चवाच और विवर्तनिक पराक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिकी भू आकृति प्रदेश में भी बांटा गया है, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी को देख लिया जाएगा। चलते हैं, कहता धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यानी कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण है जो आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। तो आप लोगों से पूछे जाएगा कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसमें बहुत ज़्यादा धातु की मात्रा पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और टंगस्टन, सीसा इत्यादि हैं जो खनिज धारवाड़ी क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कुरूपा क्रम की चट्टान की, तो कुरूपा क्रम का जो चट्टान है इसका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टान के बाद हुआ है। ठीक है, कुरूपा क्रम के जो चट्टान है इसका निर्माण है जो धारवाड़ क्रम के चट्टान के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कुरूपा क्रम के चट्टान के बाद हुआ है। ठीक है, जो विंध्यन क्रम की चट्टान है किसके बाद हुआ है, तो कुरूपा जो क्रम की चट्टान है इसके बाद हुआ है। और इसमें है विंध्यन क्रम के चट्टान में है चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होता है।
जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। जब विंध्यन क्रम का जब चट्टान बन गया था उसके काफी समय बाद, बहुत बाद में जो है विंध्यन क्रम की चट्टान के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। और भारत का अधिकांश कोयला है जो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो यह पूछता है कि बताइए भारत के किस क्षेत्र से अधिकांश कोयला प्राप्त होता है, तो गोंडवाना लैंड से होता है, गोंडवाना क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला होता है क्या होता है, तो उच्च श्रेणी का होता है। और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो गोंडवाना क्षेत्र के कोयला में सर्वाधिक कौन सा कोयला प्राप्त होता है, तो बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होता है। ठीक है, बिटुमिनस जो कोयला है इसमें सल्फर की मात्रा क्या होता है, न्यून होता है। तो देखिए किस तरह से सवाल पूछा है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की तरफ सरका है, तो उत्तर की तरफ सरका है। और यह सवाल है जो पूछा गया था किसमें, तो IAS प्री 1995 में, UPPCS है प्री 1998 में, इसके बाद भी पूछा गया था। तो आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? आज के क्लास में हम लोग इतने ही को रखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, उन सभी को हम लोग एक बृहद क्लास में है जो कवर करते चलेंगे। आप लोग पहले नोट्स को पढ़ लें, एक दिन टेस्ट सीरीज भी रखा जाएगा सप्ताह में। तो आप सभी साथियों को यह क्लास कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएंगे। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे वह सब याद करने की दृष्टि से बताया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। आप सभी प्यारे भाई बंधु जो इस समय जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को है जो शेयर कर देंगे आप लोगों के पास में जो भी स्टडीज संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।